Hello. So, in this lecture, we will start 11th class economics NCERT book, which is Indian Economic Development. And chapter first को हम लोग शुरू करेंगे. नाइन्थ क्लास एंड टेंथ क्लास इकोनॉमिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर्ड की जा चुकी है. अगर आपने उसको नहीं देखा है देन यू कैन गो एंड वॉच. सो चैप्टर फर्स्ट ऑफ दिस बुक वी विल कवर टुडे. एंड टाइटल है इस चैप्टर का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब इंडिपेंडेंस हमें मिला उस समय इंडियन इकोनॉमी हमें किस हालत में मिली, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे. क्या फ्लॉज रहे हैं ब्रिटिश रूल के, क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के साथ की और भाग गए, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. देखो, प्राइमरी गोल जो है इस चैप्टर को स्टडी करने का इज टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू 1947 एज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी इज रूटेड इन इट्स कॉलोनियल पास्ट. जो इंडिया का कॉलोनियल पास्ट रहा है, कॉलोनियल की हिस्ट्री रही है, वो जो आज मॉडर्न इंडिया आप देखते हो, मॉडर्न इकोनॉमी देखते हो, कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जो इन्फ्लुएंसेस है, वो आपके कनेक्टेड है किससे? आपके इसके जो कॉलोनियल पास्ट है, जो हम पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है नियरली 2 सेंचुरीज तक, नॉट डिकेड्स, सेंचुरीज, उसका जो है हम पे इफेक्ट मिलता है. तो इस चैप्टर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही अंडरस्टैंड करना है कि जो प्रायर रही है आपका 1947 से इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे. ड्यूरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल कितना रहा है इंडिया में? 2 सेंचुरीज, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंचुरीज, क्योंकि डायरेक्टली वो 1757 से बैटल ऑफ प्लासी के बाद से तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल आ ही गया था इंडिया पे नहीं, बंगाल पे आ गया था. बंगाल वॉज द मोस्ट, आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिच प्रोविंस था उस समय इंडिया का. फिर धीरे धीरे इन्होंने बाकी उसको भी टेक ओवर कर लिया. सो इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फॉर नियरली 2 centuries बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को अल्टीमेटली हमने उनको भगा दिया और उसके बाद रूल अपने हाथ में ले लिया. हालांकि वो चले गए खुद से, भगाए हम नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है. तो ये हुआ. द कॉलोनियल मोटिव्स क्या रहा था? देखो, सोल ऑब्जेक्टिव जो ब्रिटिशर्स का रहा ड्यूरिंग दीज 2 century वो ये था कि इंडिया को रिड्यूस कर दिया जाए एक रॉ मटेरियल के सप्लायर के रूप में, एंड ग्रेट ब्रिटेन को जो है वो बेसिकली इंडिया को एक रॉ मटेरियल के सप्लायर के रूप में और फिनिश्ड गुड के आपका इंपोर्टर के रूप में इंडिया को जो है इन्होंने कन्वर्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि इनको जो अपना मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस था, किसको? ब्रिटेन को. वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई उसको फ्यूल करना था, ब्रिटेन को डेवलप करना था. इसके लिए इसका सोल ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लॉयट कर सके उतना इन्होंने किया, और जितना ब्रिटेन को फ़ायदा पहुँचाया जा सके उतना इन्होंने पहुँचाया. सो द सोल ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिड्यूस इंडिया टू जस्ट अ रॉ मटेरियल सप्लायर स्टेट, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, जिसकी चर्चा हम फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में जो है वो करते रहेंगे. सो कि कॉन्सिक्वेंस के रूप में क्या होगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अंडर द कॉलोनियल रूल, इट विल बी वेरी वेरी लो. बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग. बट इंडिया जो था, डिस्पाइट एग्रीकल्चर बीइंग द प्राइमरी लाइवलीहुड सोर्स, जो प्राइमरी लाइवलीहुड सोर्स था, जो मेजर आपका जो सेक्टर था वो एग्रीकल्चर था. इसके बावजूद ये ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया जो था एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करती थी. वर्ल्ड की आपकी बहुत मजबूत इकोनॉमीज में जो है इंडिया को शामिल किया जाता था जब मुगल डायनेस्टी यहाँ पे थी. ठीक है, जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे देन विल सी कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से इम्पावर्ड थी. बट ये नाच पीटे आकर के, ये मनहूस लोग आकर के इन्होंने सब चौपट कर दिया यहाँ पे आकर के. सो इंडिया वॉज वर्ल्ड रिनाउंड फॉर इस, कि इंडिया जो था वो रिनाउंड था पूरे वर्ल्ड में. किस चीज़ के लिए? अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल. उसके बाद मेटल वर्क इंडिया में काफ़ी अच्छा होता था, प्रीसियस स्टोन वर्क यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता था. तो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इवन इसको भी हम हिस्ट्री में कवर करेंगे कि कैसे जो है वो ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया कि बहुत हाई जो है हम पे टैरिफ लगा दिया. इंडियन जो गुड थे, जो यूरोप को जा रहे थे, जो खास करके ब्रिटेन को जा रहे थे, उसको क्रब करने के लिए,
उसको रोकने के लिए, क्योंकि इसको compete नहीं कर पा रहे थे। ये जो टेक्सटाइल ब्रिटेन यूरोपियन थी उससे काफ़ी सुपीरियर हुआ करती थी आपकी इंडियन टेक्सटाइल, चाहे वो सिल्क टेक्सटाइल हो, वुलन कॉटन टेक्सटाइल हो आपका। उनको तो वुलन, मोटा मोटा वुलन पहनने की आदत थी, वो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग। आप समझो उस चीज़ को, इंडियन कपड़े ज़्यादा थे बिल्कुल हल्के, कॉटन के, सिल्क के। तो यूरोप के लोग काफ़ी उस चीज़ को लाइक करते थे, और इसके कारण इन्होंने, आप देखेंगे कि 100% टैरिफ जब लगाया तो उसके बाद भी ब्रिटेन के लोग उसको खरीद रहे थे। इवन कि उसने इलीगल उसको बैन कर दिया इन सारे प्रोडक्ट को, उसके बाद भी लोग क्या कर रहे थे, आप उसको किसी भी तरीके से चोरी छुपे खरीद रहे थे उसको। ये जो क्रेज था इंडियन टेक्सटाइल का, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का उस समय था, इंडियन, और बहुत सुपीरियर पोजीशन पे थी आपकी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। बट इन्होंने सब चौपट कर दिया आकर के। These products were famous for their high standard of craftsmanship and fine material. बहुत फेमस था ये, बहुत अच्छा खासा क्वालिटी का ये होता था। colonial economic policy क्या थी? So these policy were basically focused on protecting and promoting British economic interest rather than developing India's economy. और इसने क्या किया कि this transform India into a supplier of raw material and a consumer of finished good ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मैंने बताया कि इसकी चर्चा हम लोग थ्रू आउट द लेक्चर्स करते रहेंगे, कैसे उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर स्टेट के रूप में, और इंपोर्टर बना दिया किसका, ये जो ब्रिटिश फिनिश्ड गुड था उसका। क्योंकि इसका जो सोल मोटिव था इन सारी पॉलिसीज का, इस समय जो भी करेंगे, चाहे वो टेलीग्राफ लेके आ जाए, चाहे वो रेलवे लेके आ जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, कुछ भी करेंगे, उनका सोल, वो सारी पॉलिसीज का एकमात्र फोकस क्या था, जो ब्रिटेन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, ब्रिटेन के जो आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, और इंडिया के डेवलपमेंट पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जो भी चीज़ें उन्होंने की, उसने क्या किया कि लीड किया टू ट्रांसफॉर्म जो इंडिया एक्सपोर्टर हुआ करता था आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, आपका बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिसका इंडिया नेट मतलब इंडिया जो है वो बेसिकली एक नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया नेट इंपोर्टर में। एक निर्यातक देश से एक आयातक देश में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। उसके बाद आपका जो यहाँ पे ऑफिशियल डेटा भी नहीं था कि इंडिया किस रेट से जो ग्रो कर रहा था, उसका इनके पास कोई डेटा नहीं था। जब आपके पास डेटा नहीं होता तो पॉलिसी आप खाक बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्यों डेटा लेके आएंगे आप। ब्रिटेन के लिए तो वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे थे, इंडिया के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हम गुलाम थे बेसिकली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड अ सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल और पर कैपिटा इनकम। कुछ नोटेबल जो इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स हुए हैं, जैसे कुछ लोगों ने अपने लेवल पे अटेम्प्ट्स किए, बट गवर्नमेंट के लेवल पे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का या फिर पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने का जो है वो कोई आपका एक डेडिकेटेड एफर्ट जो है वो नहीं हुआ। कुछ जो इंडिविजुअल लोगों ने किया अपने लेवल पे, वो कौन कौन से देखो थे, दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है उसको दी, विलियम डिग्बी थे, फिनले आपका ये सब श्री राज करके थे, VKR राव जो आपका था, सॉरी थे, हमारे ये पुरखे रहे हैं बेसिकली, तो इनको ऐसा नहीं बोल सकते। सो VKR राव साहब थे, RC देसाई थे। VKR राव साहब का जो एस्टिमेट है, इनके नाम पे हॉस्टल है यूनिवर्सिटी में, तो VKR राव साहब का जो एस्टिमेट था उसको सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है आज के समय, आज तक इनका जो उस समय का एस्टिमेट रहा था। ग्रोथ फिगर को फिर भी देखें यहाँ पे, तो जो एस्टिमेट्स अवेलेबल थे उसमें बताया गया कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century the aggregate real output growth was less than 2% with only 0.5% growth in per capita output per year। बहुत मिनिमल ग्रोथ था, डेटा वेटा आपको याद नहीं रखना, बहुत मिनिमल ग्रोथ था, आपको ये ध्यान रखना है कि 2% से भी जो है आपका कम ग्रोथ था आपका जो रियल एग्रीगेट आउटपुट था वो, और आपका जो पर कैपिटा जो आउटपुट पर ईयर था वो तो आपका 0.5% ही था। तो बहुत बुरी हालत थी ग्रोथ के मामले में। एक इसमें डिस्कस किया गया इस चैप्टर में बंगाल मुस्लिन के बारे में, मतलब कि डेक्का जो मुस्लिन है, मुस्लिन बेसिकली क्या है था कि एक टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल था जो बंगाल में बनता था, स्पेसिफिकली ये ढाका के आसपास बनता था जो कि आज बांग्लादेश में है, बट अर्लियर डेज इट वाज इन इंडिया। सो इसके कारण से हम लोग इसको देखते थे।
इसको डेकाई मुस्लिन भी कहा जाता था एंड इट वाज ग्लोबली फेमस फॉर इट्स क्वालिटी। द फाइनेस्ट वैरायटी वाज कॉल्ड मलमल। जो मलमल का कपड़ा आप सुनते हैं वही ये चीज़ थी। एंड कि इसको ऑफन जो है वो मलमल शाही और मलमल खास इस नाम से भी इसको बुलाया जाता था, जो कि जैसे शाही का मतलब क्या होता है, खास का मतलब क्या होता है कि समवन फॉर समवन हु इज वेरी स्पेसिफिक, वीआईपीज जो लोग होते थे उसके लिए। तो ये इंडिकेट करता था कि दीज टेक्सटाइल वाज मेड फॉर रॉयल किंग्स, मतलब बेसिकली जो शाही लोग होते थे, रॉयल लोग होते थे, उनके लिए ये जो है वो बनाया जाता था। इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, तो सोचो इसका कितना क्रेज होगा फॉरेन मार्केट में। एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं। सो अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया रिमेन्ड अ फंडामेंटली एग्रीगेरियन इकोनॉमी with approximately 85% of the population living in village and depending on agriculture। जो ब्रिटिश रूल के तहत इंडिया जो रहा वो लार्जली एक एग्रीगेरियन स्टेट ही रहा, एग्रीगेरियन इकोनॉमी ही रहा। 85% जो पॉपुलेशन थी वो आपका रूरल एरियाज में लिव कर रही थी और ये डिपेंडेंट थी किस पे, एग्रीकल्चर पे। डिस्पाइट इट्स साइज, इसकी साइज इतनी ह्यूज होने के बाद, इतने लोग इस पर डिपेंडेंट होने के बाद गवर्नमेंट फिर भी इस पर ध्यान नहीं देगी एंड दिस सेक्टर एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो जब ध्यान नहीं दिया गया, जब इस पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट उस तरह से उस लेवल पे नहीं किया गया, दिस सेक्टर ऑल्सो रिमेन्स स्टैग्नेंट एंड लो इन प्रोडक्टिविटी। क्या रीजंस रहे आपके स्टैग्नेशन के? तो फर्स्ट वाज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जो डेडली इनके 3 लैंड सेटलमेंट सिस्टम थे, हालांकि उसमें सबसे खतरनाक आपका जमींदारी सिस्टम था। 3 थे आपके, रैयतवारी, महालवारी एंड जमींदारी। ये अलग अलग रीजन्स में जो है वो लागू किए गए थे। आपके जमींदारी जो आपका था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, वो बंगाल वाले प्रेसिडेंसीज में हुआ करता था ये। तो जमींदारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल प्रेसिडेंसी मेंट दैट प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर वेंट टू द जमींदार इन स्टेड ऑफ कल्टीवेटर। जो एग्रीकल्चर के बाद जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना था वो इन्होंने इंश्योर किया इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने कि वो किसको मिल जाए, वो जमींदार को मिल जाए। जमींदार से भी ज़्यादा किसको मिल जाए, वो मिल जाए आपका गवर्नमेंट को। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जो बेचारा जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको कोई फ़ायदा हो या ना हो, वो मर जाए, वो जिंदा रहे, डजेंट मैटर। जमींदार की कंडीशन कैसी रहेगी, इस पे सारा जो है इस कंडीशन इस रेवेन्यू सिस्टम ने इंश्योर किया। ठीक है, इस चीज़ को जमींदार अपैथी सेकेंड जो आपका काउज रहा, यानी कि जो जमींदार का जो मेन, इसको कोई मतलब नहीं था एग्रीकल्चर से, इसको कोई मतलब नहीं था आपका फार्मर या कल्टीवेटर से। इसका जो मेन जो इंटरेस्ट था वो था सिर्फ और सिर्फ रेंट कलेक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना, रिगार्डलेस ऑफ कल्टीवेटर्स मेजरी। चाहे आपका प्रोडक्ट, मान लो कि अगर कल्टीवेटर का उस समय क्रॉप फेल्यूर हो गया, क्रॉप हुआ ही नहीं उस आपका ईयर में, तो भी रेंट उसका जो है वो माफ नहीं किया जाता था, तब भी जो है उससे वसूलते थे, चाहे वो कहीं से ला करके दे। चाहे फिर क्या करते थे कि डेट वगैरह लेते थे, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो उनकी लैंड छीन ली जाएगी। तो उससे, क्योंकि अब लैंड छीन ली जाएगी तो अल्टीमेटली वो खाएंगे क्या, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो वे क्या करते थे कि मनी लेंडर के पास जाते थे गाँव में और वो कर्जे लेते थे और वो कर्ज के थ्रू उनको पे करते थे। ये जो आपका लगान बेसिकली था, जो रेंट था वो पे करते थे, जिसके कारण वो डेट ट्रैप में फंसते जाते थे। क्योंकि उस समय कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था एग्रीकल्चर को लेकर के, कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं था, कोई आपका उस तरह से फर्टिलाइजर्स बाकी सारी चीज़ें नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि अगर बारिश ना हो, अगर रेनफॉल अच्छा ना हो तो एग्रीकल्चर फेल कर जाए, जो कि बार बार होता रहता था। प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी। तो अल्टीमेटली फेलियर होने के बाद भी इन जमहूरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी कंडीशन क्या है, वो कितने मिजरेबल कंडीशन में है कल्टीवेटर्स। और फिर वही बता रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री में ही डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें कि कितनी बुरी कंडीशन थी इन लोगों की, कैसे लैंड सेटलमेंट सिस्टम ने बर्बाद कर दिया पूरा जो एग्रीकल्चर था उसको। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसके कारण से एग्रीकल्चर जो है वो स्टैग्नेंट हुआ। रेवेन्यू टर्म्स जो थे आपके, देखो इन पे भी तलवार लटके रहती थी। आपके जो जमींदार थे, जो फिक्स डेट था किस चीज़ को डिपॉजिट करने का, ये जो रेवेन्यू जो जमींदार को वसूलना होता था, ये जाकर के किसको डिपॉजिट करते थे, जो अपने आपका ब्रिटिशर्स आका थे इनके, उनको जाकर के डिपॉजिट करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने एक डेट फिक्स कर रखा था कि तुमको जैसे वसूलना है वसूल करो, वी डोंट केयर, मारना है पीटना है, जस्ट कलेक्ट द रेंट, कलेक्ट द लगान, लेकिन इस डेट से पहले हमें ला करके देना पड़ेगा तुम्हें।
तो अगर जमींदार जो है इस डेट को मिस कर जाए गलती से भी, इसको बोलते थे सनसेट लॉ। सनसेट लॉ यानी सूर्यास्त से पहले, सनसेट से उस डेट को अगर जमींदार ने नहीं पहुंचाया वो लगान, तो क्या की जाती थी, उसकी जो जमींदारी राइट्स थी वो छीन ली जाती थी। इफ he failed to pay on time, leading to which further lead to exploitation of what? Exploitation of cultivators, exploitation of farmer। यानी कि जमींदार के गर्दन पे भी एक तलवार रख दी गई थी कि क्या था कि आपको एक फिक्स डेट तक ला करके देना है हमें लगान, अगर आपने नहीं दिया तो आपकी जो जमींदारी है वो छीन करके किसी और बड़े आदमी को दे दी जाएगी और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जिसके कारण से क्या करते थे कि ये और जुल्म करते थे और प्रॉब्लम जो है वो और एक्सप्लॉयटेशन किसानों का करते थे कि जहां से लाना है लेके आओ, हमें दो। और इसके साथ साथ इनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया था कि आपको, जैसे मान लो कि हमें 10 रुपीज दे दो, बाकी तुमको जितना वसूल, जैसे अंग्रेज सरकार ने बोला कि हमें इतना एक फिक्स अमाउंट दो फिक्स डेट पे, बाकी तुमको जितना वसूलना है वी डोंट केयर, बाकी वसूलते रहो तुम। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उस समय कल्टीवेटर्स के किसानों की। टेक्नोलॉजिकल गैप्स थे, इसके कारण से भी ये स्टेग्नेशन आपका हुआ। जैसे इसके कारण जब टेक्नोलॉजीज वगैरह प्रॉपर नहीं आई, इनकी प्रोडक्टिविटी वॉज हिंडर्ड बाय लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे लैक इन आपका इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल फर्टिलाइजर यूज। टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी उस समय, मतलब कि जैसे ब्रिटेन में तो आ रही थी, इंडिया में नहीं ला रहे थे वो लोग, तो इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं हो पाई, आपका ये सब फर्टिलाइजर यूज वगैरह तो लोग जानते ही नहीं थे। तो उसके कारण से भी स्टैग्नेंट रहा आपका इंडिया का एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीरियन, ब्रिटिशर्स ने फार्मर को फोर्स किया टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, कॉटन, ये सारी चीज़ें उनको फोर्स की गई। बट इससे भी क्या होगा कि ब्रिटिश इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा, बट आपका फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फूड क्रॉप क्या करते थे कि फूड क्रॉप की जगह उनको बोला गया कि आप कैश क्रॉप को, जैसे नील जिसको इंडिगो बोलते हैं हम लोग, वो सारी चीज़। उसके बाद जब इनको प्रॉब्लम होगी तो बाद में रिवेलियंस भी होगा, जैसे नील रिवोल्ट हुआ, आपका जो चंपारण रिवोल्ट हुआ वो भी आपका क्या था, इसके खिलाफ था, जिसमें उनको नील यानी कि इंडिगो जो है वो उगाने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। इसके कारण से भी इनको, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, एग्रीकल्चर की कंडीशन थी, कैश क्रॉप उगाने के बाद भी वो आपका जस का तस रहा, कोई इंप्रूवमेंट इसमें नहीं हुआ। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर पे कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं गया, ना तो टेक्नोलॉजीज पे, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिसके और या फिर ना तो इरिगेशन पे थोड़ा बहुत किया गया था, बट बाकी सारी चीज़ें इग्नोर्ड ही रही, जैसे फ्लड कंट्रोल वगैरह, ट्रेसिंग, सॉइल जो आपका डिसैलिनेशन था, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इग्नोर्ड रही, ये तो दूर की चीज़ थी, इस पर कोई फोकस नहीं किया गया। इन्वेस्टमेंट बेसिकली एग्रीकल्चर पे नहीं किया गया जो किया जाना चाहिए था। इसके कारण से भी एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे स्टैग्नेंट रहा। तो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया हम लोग देख लेते हैं कि एक फ्रेंच ट्राइबल हुआ बर्नियर, आपने नाम इसका सुना होगा। 17th सेंचुरी के बंगाल के बारे में इसने कहा है कि बंगाल वाज एज बीइंग रिचर देन इजिप्ट। इजिप्ट के समान जो है बंगाल रिच हुआ करता था, उससे ज़्यादा इवन रिच हुआ करता था, बिकॉज उसमें जो बंगाल था वो वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट करता था, क्या, कॉटन, सिल्क, राइस, सुगर, बटर and producing ample amount of wheat and livestock for its own consumption। ये मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में था, इसी से आप समझ लो इतनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा था, अच्छा वीट होता था, अच्छा राइस होता था, इतना होता था कि वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, शुगर एक्सपोर्ट करते थे, बटर एक्सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन ये लोग फिर आ गए। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखते हैं, एग्रीकल्चर हमने देखा। इंडस्ट्रियल में क्या था कि इंडिया वाज अनेबल टू डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर ब्रिटिश रूल। यहाँ भी इंडिया में कुछ नहीं हुआ ज़्यादातर, इवन रादर डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर दियर रूल लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री डेवलप क्या करेंगे, जो इवन की इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे पहले थी, जो खास करके जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसको भी इन्होंने चौपट कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इस पूरे प्रोसेस को जाना जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि नई इंडस्ट्री लगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री है वो भी चौपट हो जाए, खत्म हो जाए। तो ब्रिटिश जो है वो उन दो जो है वो टू मोटिव्स को फॉलो किया। पहला मोटिव क्या था कि रिड्यूस इंडिया टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश मॉडर्न इंडस्ट्री, एंड दूसरा था टर्न इंडिया इनटू मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट टू इंश्योर देयर कंटिन्यूड एक्सपेंशन। यानी कि उस समय
ब्रिटेन में आपका आ रहा था ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल, वहाँ पे मैनचेस्टर में कपड़े बन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन में हो रही थी, तो उनको चाहिए था बड़े पैमाने पे क्या, दो चीज़ें चाहिए थी। फर्स्ट क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था। तो रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाए, तो जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, खास करके इंडिया वगैरह जैसे कंट्रीज थे, वहाँ से ये रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। फिर जब ये अल्टीमेटली वहाँ पे ब्रिटेन में लेकर के इस रॉ मटेरियल को जाएंगे तो क्या बनाएंगे, इससे फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो फिनिश गुड्स बनने के बाद इनको कहीं ना कहीं सेल करना होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए थी, उसके लिए चाहिए थी एक मार्केट। वो मार्केट किसको बनाया गया, अगेन इंडिया को बनाया गया। तो इंडिया को रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर के रूप में और फिनिश गुड्स के इम्पोर्टर के रूप में जो है इंडिया को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, टर्न कर दिया गया, ताकि इनकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपैंड होती रही, इनके जो इंटरेस्ट है वो पूरे होते रहे। बोला ना आपको कि थ्रू आउट द ये दोनों टर्म आपको बार बार देखने को मिलेंगे। यही सारा फोकस ही तो था ब्रिटिशर्स का। तो यही सारी चीजें मैं डिस्कस भी करूंगा। इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि जो इंडिजीनियस आपका हैंडीक्राफ्ट था वो आपका खत्म हो गया, डिक्लाइन हुआ वो, और दिस क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड अ न्यू डिमांड फॉर चीप ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडियन मार्केट। तो इससे आपका जो एक तो जब जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपकी ख़त्म होगी, जो यहाँ खुद की जो थी इंडस्ट्री, उसके कारण जो इस पे डिपेंडेंट लोग थे वो कहाँ जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड होंगे, वो कहीं और जाएंगे, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में मूव करेंगे, एग्रीकल्चर पर लोड बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके पास अपनी कोई ज़मीनें थोड़ी ना थी, ये तो डिपेंडेंट थे आपके, ये तो फाइन लेबर के वर्ल्ड क्लास हैंडीक्राफ्ट्समैन हुआ करते थे। तो ये जब अनएम्प्लॉयड हो गए और जब इंडस्ट्री खत्म हो गई आपकी, तो ये जो इंडस्ट्री जिन लोगों की डिमांड को पूरी कर रही थी, जिन लोगों को आपका सप्लाई कर रही थी ये टेक्सटाइल वगैरह, उनको अब कौन सप्लाई करेगा, वो गैप को फिल करेगा जो चीप ब्रिटिश इंपोर्ट होगा, जो कपड़े बन रहे थे ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ मैनचेस्टर में, वो जो है वो अब इंडियन मार्केट में भी सप्लाई करना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि अब तो इंडियन मार्केट जो सप्लाई कर रही थी वो कर ही नहीं रही, तो ह्यूज गैप क्रिएट हुआ, तो उसको फिल किया इन्होंने। तो मतलब इनको चांदी ही चांदी थी। उसके बाद जो मॉडर्न इंडस्ट्री थोड़ी बहुत अगर कहीं बनी लगी भी, तो उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो राइज है वो काफ़ी स्लो रहा। जैसे शुरुआत में जो आपका कुछ इंडस्ट्री जो बनी वो कन्फाइंड थी 2-3 सेक्टर में, जैसे कॉटन आपका हो गया या फिर जूट, ये भी आपका कुछ रीजन में आपका सेंट्रिक था। जैसे जो वेस्ट इंडिया था वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री लगी, महाराष्ट्र में, गुजरात में। उसके बाद आपका जूट मिल जो है वो बंगाल में यहाँ पे लगा, क्योंकि बंगाल में जूट का प्रोडक्शन था, कॉटन का प्रोडक्शन आपका वेस्टर्न इंडिया में होता है तो वहाँ लगा। उसके बाद 1907 में आप देखेंगे कि टिस्को जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो आपका आज जो झारखंड आप देखते हो उस एरियाज में। शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री जो है वो उमर्ज हुआ आफ्टर वर्ल्ड वार 2, 1940s में जाकर के ये लगा है। तो उसके बाद तो हमने इनको भगा ही दिया, तो क्या ही ये करके गए। तो बहुत लेट या फिर बहुत जो स्लो जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, इवन कि आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ था अंडर द ब्रिटिश रूल। मेजर शॉर्टफॉल्स क्या रहे आपके, शॉर्टकमिंग? सो हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एग्जिस्टेड टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, वैसे इंडस्ट्री जो फर्दर टूल्स बनाती है, फर्दर मशीनें बनाती है, ताकि बाकी इंडस्ट्रीज बन सके, बाकी इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो सके। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो क्या है कि वो इसी तरीके का एग्जाम्पल है कैपिटल गुड इंडस्ट्री का। द ग्रोथ रेट and contribution to GDP of industrial sector remain very very small. Public sector was limited to a specific area. जो public sector था, इवन कि जो गवर्नमेंट सेक्टर, वो आपका सिर्फ रेलवे, पावर, एक्सपोर्ट्स, इन सारे सेक्टर्स तक जो है वो लिमिटेड रहा। और उसके बाद ये इंटरेस्ट भी किसको सर्व करेगी, फिर ब्रिटिशर्स के जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करेगी। तो एग्रीकल्चर हमने देखा, इंडस्ट्रीज हमने देखी, फॉरेन ट्रेड हम लोग देख लेते हैं। तो जो इंडिया था, इंडिया वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम। हमारे जो ट्रेड होते थे वो आपका अरब से, वो आपका जो रोमन एम्पायर था एंशिएंट टाइम से वहाँ से होता रहा था। बट क्या था कि ये जो ट्रेड था आपका वो सीवियरली अफेक्ट हुआ कब, जब ये कॉलोनियल लोग आए, उन्होंने जो ह्यूज टैरिफ लगाया। मैंने आपको बताया ना कि जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था आपका हैंडीक्राफ्ट का, उस पर क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा जो है वो टैरिफ लगा देंगे, 100%, 200%, 300%, इस तरह से टैरिफ लगाएंगे। क्यों, ताकि इनका जो मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो जाकर के ब्रिटेन के मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हम पे कौन राज कर रहे थे,
हम पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होगा उसको कंट्रोल कौन करेंगे, उस पर टैक्स कौन लगा सकते हैं, ब्रिटिशर्स लगा सकते हैं। तो इन्होंने लगाया, और उन्होंने लगा करके क्या किया कि चौपट कर दिया, ट्रेड को चौपट कर दिया इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे टैक्स इंप्लीमेंट किए इन्होंने, जिस कारण से हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कॉस्टली हो गया, और बाकी चूंकि गुड्स सस्ते हो गए उसके कंपैरिजन में, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट में, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड्स देख लो यहाँ पे। सो इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जो आपका जो रॉ मटेरियल के की ये बात कर रहा है, जैसे रॉ सिल्क हो गया, आपका कॉटन हो गया, वुल हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, इसका एक्सपोर्टर बना इंडिया। और इंपोर्टर बना किसका, फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करता था, और रॉ मटेरियल को या प्राइमरी प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट करता है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका खास करके जो प्रोडक्ट होते थे उसको प्राइमरी प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। फिनिश गुड्स में क्या आते थे, जो क्लॉथ सोचो इंडिया खुद पहले बनाता था, अब वो इंपोर्ट कर रहा है। जो लाइट मशीनरी होते थे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती थी, द वन एंड ओनली ब्रिटेन, यहीं से आएगी सारी चीज़ें। मोनोपोली थी बिल्कुल ब्रिटेन की इंडिया पे। तो क्या करता था कि ब्रिटेन ने क्या किया कि मोनोपोली मेंटेन करके रखी किस पे, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड पे। इसने क्या किया कि जो मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड था वो खुद के लिए सुरक्षित रखा। 50% से ज़्यादा जो आपका फॉरेन ट्रेड हो रहा था इंडिया का, वो सिर्फ किसके साथ हो रहा था, सिर्फ ब्रिटेन से आ रहा था। यहाँ से सामान ब्रिटेन को जा रहा था, ब्रिटेन से सामान यहाँ आ रहा था। क्या आ रहा था, क्या जा रहा था, मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका आपको। कुछ अदर जो इसके पार्टनर्स थे, ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, उसको थोड़े बहुत लिमिटेड लेवल पे परमिट किया गया। जैसे आपका चाइना थोड़ा सा था, आपका सीलोन यानी कि जिसको श्रीलंका बोलते हैं आज के, मतलब कि आज के समय पे, पर्सिया जो था आपका ईरान, इन लोगों को थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे घुसने दिया गया। बाकी जो है ये लार्जली जो कंट्रोल रहा ये ब्रिटेन का रहा इंडियन ट्रेड पे, यानी कि एक तरह से मोनोपोली जो है वो रही। ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इसके कारण से। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है कि यहाँ इंडिया से क्या था कि आपका जितना सारा वेल्थ क्रिएशन हो रहा था थ्रू द एक्सपोर्ट, कुछ भी, जैसे क्या था कि इंडिया जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट करता, क्योंकि प्राइमरी गुड्स तो हम एक्सपोर्ट कर ही रहे थे, जो रॉ मटेरियल थे वो तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो इसके कारण से जो सरप्लस है वो जनरेट हो रहा था। बट ये जो सरप्लस जनरेट हो रहा था, इसको जनरेट करने के लिए इंडिया काफ़ी हैवी कॉस्ट पे कर रहा था, काफ़ी हैवी प्राइस पे कर रहा था। इस इवन की एक्सपोर्टर सरप्लस होने, जैसे अगर कोई कंट्री आपको लग रहा होगा कि यार ये तो एक्सपोर्ट सरप्लस है इंडिया, यानी कि अच्छा खासा पैसा इंडिया के पास आ रहा होगा, बट पैसा हमारे पास थोड़ी ना रहा था। तिजोरी की चाबी किसके पास थी, तिजोरी की चाबी थी अंग्रेजों के पास, ब्रिटिशर्स के पास, तो पैसा तो उनके पास आ रहा था। इवन की एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बाद भी जो आपकी नेसेसरी कमोडिटीज थी वो भी, जैसे आपका फूड हो गया, केरोसिन हो गया, उसमें तो केरोसिन था, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह थोड़ी ना थी, उसको जलाते थे लाइट्स के लिए, ये भी जो है इंडिया में स्कार्स था, ये भी आपका डोमेस्टिक मार्केट में मिल नहीं पाता था। सोचो, यानी कि ये जितना सारा पैसा इंडिया जो है वो अर्न कर रहा था वो यूज़ इंडिया के लिए नहीं किया जा रहा था। दिस सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर इंडिया डेवलपमेंट बट टू पे फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वार कॉस्ट, इंडिविजुअल आइटम्स। दिस लीड टू मैसिव ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि एक जगह का जो वेल्थ है वो ड्रेन होकर के, वो बह करके दूसरी जगह पे चला जाए। तो इंडिया का वेल्थ जो है वो ड्रेन होकर के, बह करके कहाँ जा रहा था, वो ब्रिटेन जा रहा था। जो भी इंडिया के पास थोड़ा बहुत इनकम जनरेट हो रहा था वो क्या करते थे, इसको खुद के खर्चे के लिए यूज करते थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, चाहे इनको दुनिया में कहीं वॉर लड़ना हो तो वो भी इंडिया के पैसे से लड़ा जाता था। किसी बाकी कुछ इनडायरेक्ट तरीके आपका जो इन्वेस्टमेंट, जैसे रेलवे लाया गया तो रेलवे में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसको, वो कौन थे, वो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश के आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने रेलवे में इन्वेस्ट किया और उनको प्रॉमिस किया गया काफ़ी हाई इंटरेस्ट, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया गया। तो वही रिटर्न जो मिल रहा था इन ब्रिटिशर्स को, वो किसके पैसे से मिल रहा था, वो इंडिया के पैसे से मिल रहा था। सिंपल आपको याद रखना है कि हमारा पैसा सारा भेज दिया गया किसको, ब्रिटेन को। इसके बाद स्वेज कैनाल को डिस्कस किया गया यहाँ पे थोड़ा सा। स्वेज कैनाल बेसिकली क्या था कि ये एक वाटरवेज है, कहाँ पे, इजिप्ट के पास। आप देखोगे जब ये आपका, जैसे ये अफ्रीका है, सॉरी ये थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे करके ये अरब हो गया आपका, ये अफ्रीका है, ये आपका यूरोप हो गया, ये बीच में आपका कौन है, मेडिटेरेनियन सीज है, और इसको ये आपका रेड सी है, ये वाला, ये अरबियन सी है आपका पूरा, ये इंडिया हो गया आपका यहाँ से। तो ये यहाँ पे एक कैनाल बनाया गया जो मेडिटेरेनियन सी
और रेड सी को जो है वो कनेक्ट करता था। इस कैनाल को कहा गया स्वेज कैनाल। इजिप्ट का इस पे था, मतलब कंट्रोल था। तो एक वाटर वे था स्वेज कैनाल, जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। ज्योग्राफी का भी फैक्ट हो गया ये, चलो आपके लिए। कब ओपन हुआ ये? 1869 में। जब ये 1869 में ओपन हुआ तो ये डायरेक्ट जो है वो यूरोप को किसके साथ, इंडिया के, साउथ एशिया के साथ, खास करके जो आपका पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ये सारा जो कंट्री आप देखते हो सब साउथ एशिया में आते हैं, नेपाल वगैरह, इसको कनेक्ट कर दिया डायरेक्टली। वरना ये पहले कहाँ से आते थे? ये अफ्रीका से, ये आपका यूरोप से ऐसे घूम करके आना पड़ता था इनको, काफ़ी लंबा रूट लेना पड़ता था। लेकिन अब ये सीधे ऐसे आ गए तो काफ़ी इनको छोटा पड़ा ये रूट। तो ये क्या था कि स्ट्रेटजिकली रिड्यूस किया किस चीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, एंड अलाउड ब्रिटिशर्स टू ईजियर एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। तो इनका और भी ज़्यादा इनको जो है वो प्रॉफिट हुआ इससे, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो गया था। तो ये स्वेज कैनाल की बात हुई। कब ओपन हुआ था आप इसको बस ध्यान रखना। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी? कुछ सेंसस होता था? नहीं। फर्स्ट सेंसस आपका कब हुआ जाकर के? 1881 में। बहुत लेट हुआ ये। उसके बाद हमें पता चला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी अनइवन है, काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, जैसे देखो क्या था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थोड़ा सा इसमें ग्लिम्स दिया गया है कि बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। देखो एक थियोरी है, इकोनॉमिक्स में भी आप देखोगे आगे चल करके, और ज्योग्राफी में देखोगे आगे चल के, ह्यूमन ज्योग्राफी में, उस थ्योरी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसके 4 फेजेस बेसिकली होते हैं। ये बताता है कि जैसे जैसे एक कोई इकोनॉमी होती है वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी से, अनडेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जब बढ़ती है तो वो कई फेजेस में जाती है, कई फेजेस के थ्रू जो है वो ग्रो करती है। उस फेजेस को बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बेसिकली इन फेजेस में क्या होता है कि 2 इंडिकेटर्स पे फोकस किया जाता है, एक मोर्टेलिटी और एक आपका बर्थ रेट पे। इस पे फ्लक्चुएशन आते हैं, इसके कारण से इनके डिफरेंट स्टेज होते हैं। 4 स्टेज बेसिकली होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा आपका कि चूंकि बहुत कम डेवलप इकोनॉमी होगी, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं होगी, तो इसके कारण से जो आपका डेथ रेट होगा और जो आपका बर्थ रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो चूंकि ज़्यादा लोग पैदा ले रहे हैं, ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं, तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगी? स्टैग्नेंट होगी। फिर क्या होगा कि मेडिकल फैसिलिटी आएगी, जैसे जैसे आपका कंट्री डेवलप करेगा उसके कारण से आपका डेथ रेट कम हो जाएगा, लेकिन बर्थ रेट काफ़ी हाई रहेगा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू होगा, एक्सप्लोड करना शुरू होगा। फिर धीरे धीरे जब आपका लोग जागरूक होंगे, जब ज़्यादा डेवलप होंगे, तो धीरे धीरे बर्थ रेट पे भी कमी आएगी, तो धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन की तरफ पॉपुलेशन जाएगी। हर कंट्री इसी फेज से होकर गुजरती है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो उस समय इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट फेज में था। कब? 1921 से पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा लेवल पे मर रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग पैदा भी हो रहे थे। बर्थ रेट काफ़ी हाई थी, ये दोनों काफ़ी हाई थी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन 2000 नहीं, 1921 के बाद क्या हुआ कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे स्टैग्नेंट था, इवन कि डिक्लाइन हो रहा था। कब? 21 के पहले, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेथ हो रही थी, जितनी ज़्यादा लोग पैदा हो रहे थे ज़्यादा मर जा रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि डेथ रेट थोड़ा कंट्रोल हुआ और फर्स्ट टाइम इंडिया ने देखा कि इसका पॉपुलेशन जो है वहाँ पे एक्सपैंड करना शुरू हुआ, इंक्रीज करना शुरू हुआ, यानी कि डेथ रेट में थोड़ी बहुत कमी आई 1921 के बाद। इसलिए इस ईयर को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है वो बोलते हैं। द ग्रेट डिवाइडिंग ईयर 1921 इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हुआ, पहले डिक्लाइन हो रहा था। तो ध्यान रखिएगा, इनकी इंडिया ने यहाँ से सेकेंड ट्रांजिशन फेज में, यहाँ पे फर्स्ट में था पहले 21 से पहले, 21 में यहाँ पे सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फेज में इसने इंटर किया। उसके बाद और भी सोशल इंडिकेटर्स देखते हैं हम लोग, जो डेमोग्राफिक सोशल इंडिकेटर्स हैं, ये काफ़ी डिसमल थे, काफ़ी जो है वो ख़राब हालत में थे ये सारे इंडिकेटर्स। लिटरेसी आप देखो, 16% ओवरऑल लिटरेसी उस समय इंडिया में थी। फीमेल लिटरेसी आप छोड़ ही दो, ये तो सिर्फ 7% आपकी थी, बिल्कुल थी ही नहीं है। 7% क्या होती है? हेल्थ आपका देखो कि पब्लिक जो आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो या तो बिल्कुल था ही नहीं, या तो कहीं था भी तो बिल्कुल आपका इनएडिक्वेट आपका कंडीशन में था, वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं था, जिसके कारण से आपका वाटर जो बॉर्न डिजीज होती थी, ईयर बॉर्न डिजीज होती थी, वो काफ़ी आपको फ्रीक्वेंट जो है देखने को मिलती थी। प्लेग वगैरह, जो हैजा वगैरह, ये सब कॉलरा वगैरह बहुत ज़्यादा लेवल पे फैलता था और गांव का गांव जो है वो साफ कर देता था। मोर्टेलिटीज के कारण काफ़ी ज़्यादा थी, ओवर जो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, IMR, क्या होता है ये? जो आपके जो बच्चे पैदा होते हैं, आपके 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं,
उनकी मोर्टेलिटी को, उनके डेथ रेट को 1000 जितने बच्चे हैं आपका 1 ईयर से कम के, 1000 में उनकी डेथ रेट कितनी है, कितने लोग मर रहे हैं 1000 में, तो उस समय बहुत ज़्यादा था। देखो ना कि 1000 में 1000 में जो 1 साल से कम के बच्चे थे उसमें से 218 बच्चे 1 साल से ज़्यादा देख ही नहीं पाते थे। कितना ज़्यादा नंबर है, आप समझो ये चीज़, बहुत बहुत ज़्यादा है ये, 20% से ज़्यादा हो गया ना ये तो। अभी कितना है, 28 है। हालांकि अभी भी ज़्यादा है कि 1000 में आपके 28 बच्चे गुजर जा रहे हैं वर्तमान मतलब कि करंट सिनेरियो में, तो भी ये ज़्यादा ही है, इसको घटाना चाहिए, घटेगा भी, धीरे धीरे घट रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो सिर्फ 32 ईयर्स थी, यानी कि एक आदमी एवरेज जो जी सकता था वो आपका 32 ईयर ही जीता था, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज ये 69 ईयर की इंडिया में एवरेज जो है वो, जो आपका एक्सपेक्टेड मतलब कि एवरेज एज है जो एक आदमी जी सकता है वो 69 70, इवन की अब तो नया सेंसस आएगा तो ये और इंक्रीज हो जाएगा। ये तो आपका 2020 ये 11 का सेंसस है ये। पॉवर्टी क्या था कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, एक्सटेंसिव पॉवर्टी थी, और इसने और ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स पुअर डेमोग्राफिक प्रोफाइल और पुअर सोशल इंडिकेटर्स। अब गरीबी इतनी ज़्यादा थी तो ये चीज़ें तो और भी वर्सन होगी ना। तो ये मतलब डेमोग्राफिक कंडीशन बिल्कुल बुरी थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो जो आपका वर्कफोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, वो काफ़ी जो है उसने काफ़ी इसमें कम चेंजेस आए। जो आपका प्री ब्रिटिश रूल था और जो आपका पोस्ट ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रहा इंडिया का और उनके बाद जो स्ट्रक्चर रहा वो मोर और लेस सेम था। वो क्या था कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग जो है आपके लगे हुए थे, यानी कि जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था वो एग्रीकल्चर था, जो कि 70 to 75% जो वर्कफोर्स थी, जो कार्यशील जनसंख्या थी, उसको जो है ये एम्प्लॉय करता था। मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो वो सिर्फ 10% के आसपास एम्प्लॉय करता था वर्कफोर्स को, और सर्विस सेक्टर जो है वो 15 to 20% जो है वो आपका एम्प्लॉय करता था जो वर्कफोर्स को। इसमें कुछ रीजनल वेरिएशंस थे, कुछ सेक्टर्स में यहाँ पे कुछ रीजन्स में जो है वो आपका मूवमेंट देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आपका मूव हुआ वर्कफोर्स की सर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ। तो दो आपको सिनारियो देखने को मिलते हैं। एक सिनारियो में कुछ रीजन्स में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कफोर्स थी उसका नंबर्स डिक्लाइन हुआ, इसका मतलब था कि वहाँ पे थोड़ी प्रोग्रेस हुई और वो उसने मूव किया किधर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की तरफ। जबकि कुछ आपका रीजन्स में देखेंगे कि आप इसने क्या किया कि इंक्रीज हुआ, कि और ज़्यादा एग्रीकल्चर की हालत ख़राब, मतलब कि और ज़्यादा बाकी सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया, तो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में जो डिपेंडेंट लोग थे वो उसका नंबर और इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो जहाँ पे डिक्लाइन हुआ वो कौन से एरियाज थे, जो मद्रास प्रेसिडेंसी आपका खास करके था, जो आज के एरियाज में आप देखो कि तमिलनाडु आते हैं आज का, तो आंध्रा, केरला, कर्नाटका ये सब आता है, उसमें 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ना, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ये हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी ये चीज़ देखी गई आपका, बंगाल प्रेसिडेंसी में भी ये चीज़ देखा गया कि यहाँ से जो वर्कफोर्स थी, यहाँ से जो लोग थे एग्रीकल्चर से, वो शिफ्ट किए किधर की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और सर्विस सेक्टर की तरफ, यहाँ पे शिफ्टिंग आई। लेकिन जो स्टेट्स आपके थे उड़ीसा वगैरह, राजस्थान, पंजाब, ये सारे जो रीजन थे, यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो लगे लोग थे उसका नंबर और भी ज़्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर वर्कफोर्स पे। तो ये आपका रीजनल वेरिएशन हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डेवलप हुआ इंडिया में ब्रिटिशर्स के काल में, लेकिन क्या था, ये इंडियन लोगों के हित को ध्यान में रखकर किया गया था, इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किया गया था? बिल्कुल नहीं। वो सारी चीज़ें जो करते थे वो अपने फायदे के लिए करते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हुआ थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं कि वो इंडियन लोगों के लिए किया, इंडिया के लिए किया, नहीं। वो तो जब छोड़ के भाग गए तब हम लोग इसको यूज़ करें, क्योंकि हमारे घर में था ना वो। तो ये सारी चीज़, जैसे रोड्स वगैरह आप देखो, तो रोड्स बनाई गई किस चीज़ के लिए? रोड्स बनाई गई आपको आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, रेलवे बनाया गया आपको इसी चीज़ को मोबिलाइज करने के लिए कि जल्दी ज़रूरत पड़े, कहीं ये इंडियन लोग रिवोल्ट करे तो जल्दी से जल्दी हम आर्मी को वहाँ पे भेज सकें। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स है वो फटाफट जो है वो सप्लाई हो पाए, अंदरूनी इलाकों से जो है रॉ मटेरियल को निकाल करके पोर्ट्स के पास पहुँचाया जाए इसको। और जब ब्रिटेन से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था आपका वो जब आए तो भी पोर्ट से उसको सीधे सीधे जो इंटीरियर इलाके हैं इंडिया के वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो ये आपका रोड्स जो बनाया गया वो आपका ब्रिटिश जो इंटरेस्ट था उसको सर्व करने के लिए बनाया गया। जो आपका जैसे रूरल एरियाज था यहाँ पे रोड सही थी, यहाँ पे बिल्कुल रोड्स नहीं था, बिल्कुल ऑल वेदर पक्का जो है यहाँ पे सड़क था वो नहीं था। तो रोड्स यहाँ पे बने, बट किसके लिए? खुद के लिए। रेलवेज आपका देखो डेवलप हुआ 1850s में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है आपका ब्रिटिशर्स का कि इंडिया में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। बट
क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो काम किया था वो अपने फायदे के लिए किया था। इस रेलवे ने इंडिया को और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बनाया। क्यों? क्योंकि इसका सारा जो रॉ मटेरियल था वो लेकर के इसके थ्रू ब्रिटेन गए, और वहाँ का जो ब्रिटेन का सामान था इसको बेचा गया इंडियन मार्केट में। पढ़ेंगे हिस्ट्री में हम लोग, ठीक है। इम्पैक्ट क्या रहा? इट ब्रोक जोग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स बट ऑल्सो फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच हर्ट्स विलेज सेल्फ सफिशिएंसी। यानी कि इसने क्या किया कि विलेज के ये जो कमर्शलाइजेशन इसके कारण हुआ रेलवे के डेवलपमेंट से, इसने मतलब एग्रीकल्चर का जो कमर्शलाइजेशन हुआ, क्योंकि इनको रेलवे जब आया तो सामान पहुंचाना आसान हो गया ब्रिटेन को, मतलब कि पोर्ट तक पहुंचाते थे, पोर्ट से तो वाटरवेज था ही। तो इसने फोर्स किया एग्रीकल्चर को किस में कन्वर्ट करने के लिए? कमर्शियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के लिए। किसने? ब्रिटिशर्स ने। देखा हमने पिछले स्लाइड्स में। इसने क्या किया कि जो विलेज की एक सेल्फ सफिशिएंसी हुआ करती थी, जो आत्मनिर्भर विलेज हुआ करता था भारत में, वो क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी धक्का लगा, हर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अब सोचो ना कि इनके पास खुद का खाने के लिए अनाज नहीं है और ये क्या कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं। गलती से कॉटन भी गया, फेल हो गया, तो इनके पास ना खुद का खाने के लिए अनाज बचेंगे, ना तो कॉटन को बेच करके पैसा आ सकता है। तो मतलब कि बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है सिख में। उसके बाद ये जो रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, इसने एक फ़ायदा किया इंडिया को। जैसे मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में हम लोग लेकिन देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, कि कैसे जो है इसने राइज ऑफ नेशनलिज्म में हेल्प किया इंडिया में। इसने नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाया। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे ज्योग्राफीज के लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग एक दूसरे से मिल पा रहे थे रेलवे के कारण। तो जब एक दूसरे से मिल पा रहे थे तो अपनी समस्याओं को बता रहे थे कि हमारे यहाँ में तो यही समस्या, वो बोले थे कि हमारे यहाँ यही समस्या। तो लोग बोलेंगे कि चलो कुछ मिलकर के एक साथ में किया जाए। तो बहुत सारे संगठन बने, बहुत सारी ये चीज़ें हुई। तो इसने कल्चरल बैरियर को, ज्योग्राफिकल बैरियर को तोड़ दिया रेलवे के डेवलपमेंट ने। और ये बाद में अल्टीमेटली क्या करेगा कि मूवमेंट खड़ा करेगा और ब्रिटिशर्स को भगाने में हेल्प करेगा। तो एक फ़ायदा भी हुआ इससे। वाटरवेज और एयर ट्रांसपोर्ट का क्या कंडीशन था? तो वाटरवेज डेवलप हुआ यहाँ पे थोड़ा बहुत। जैसे देखो ना कि एक एग्जांपल है बुक पे, आपका उड़ीसा कोस्ट कैनाल जो उड़ीसा में था, उस पर काफ़ी इन्होंने पैसे खर्च किए। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो रेलवे की तरह इकोनॉमिकल नहीं है, रेलवे में सस्ता पड़ रहा था ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो इसको इन्होंने फिर खत्म कर दिया, अबैंडन कर दिया। तो जो वाटरवेज था, इंडियन वाटरवेज, खास करके इनलैंड वाटरवेज जो रिवर के थ्रू जो किया जा रहा था, कनाल के थ्रू, वो काफ़ी इकोनॉमिकल नहीं हो पा रहा था। तो उसके कारण से ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। एयरलाइंस आप देखो 1932 में टाटा एयरलाइंस जो है वो एस्टेब्लिश हुई, बाद में यही जाकर के आपका एयर इंडिया बना। तो आज भी वापस तो इसी के पास चली गई है। तो एविएशन सेक्टर में ये सारी चीज़ें हुई। कम्युनिकेशन के नाम पे यहाँ पे आप देखो कि टेलीग्राफ डेवलप हुआ, इंडिया पोस्ट डेवलप हुआ, यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज। बट दीज वर ऑल्सो टू सर्व और टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। जो आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इंडियन पीपल को कंट्रोल में रखने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका इस्तेमाल की गई। और पोस्टल सर्विसेज थोड़ी बहुत थी तो वो पर्याप्त नहीं थी, वो इनएडिक्वेट ही थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। कंक्लूड करते हैं अब चैप्टर को। तो हमने देखा कि किस तरह से जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की जो है वो इकोनॉमी थी, 1947 से जो ये 200 सेंचुरीज तक, 200 सालों तक जो ब्रिटेन ने हम पे रूल किया, वो एविडेंट हुआ आपका स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में। और आपका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हुई वो इन्होंने बर्बाद किया। और कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री के, जैसे यहाँ पे ब्रिटेन में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री गई तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण नई इंडस्ट्रीज आई, मॉडर्न इंडस्ट्री आई। लेकिन ये रिप्लेसमेंट इंडिया में मॉडर्न, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होने के बाद इंडिया में नहीं देखने को मिला, जिसके कारण से यहाँ पे आपका मतलब बुरी कंडीशन हुई इकोनॉमिक के। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया गया वो भी क्या हुआ कि एक्सप्लॉयटेशन के लिए बिल्ड किया गया। इकोनॉमी फेसेस इनॉर्मस चैलेंजेस, जैसे कि आपका सरप्लस लेवल एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा था, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, और आपका जो पॉवर्टी का लेवल था रैम्पेंट था, बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे था। और चूंकि इसको एक अच्छी पॉलिसीज चाहिए थी, वेलफेयर पॉलिसी चाहिए थी, वो आपका ब्रिटिश इंडिया में हो नहीं पाया। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।